बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने अभ्यास 3C के प्रश्नों को हल कर लिया है। अभ्यास 3D के प्रश्नों को हल करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्णांकों पर गुणन की संक्रिया। गुणन की संक्रिया क्या है? गुणन की संक्रिया बार बार जोड़ने की क्रिया है। तो आइए एक उदाहरण की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। 4 गुणे ऋण 6, जैसा कि इसके पहले की कक्षाओं में आपको बताया जा चुका है कि गुणन की संक्रिया जो है बार बार जोड़ने की क्रिया है। यानी 4 गुणे ऋण 6 का मतलब है कि ऋण 6 को ऋण 6 में 4 बार जोड़ना है आपको। तो ऋण 6 धन ऋण 6 धन ऋण 6 धन ऋण 6, यानी 4 बार ऋण 6। तो 4 बार हमने जोड़ लिया तो 6 6 12 6 18 6 24, तो ये 24 आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि चारों ही ऋणात्मक हैं इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं बराबर ऋण, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 4 गुणे 6। अब इसमें दूसरा बिंदु हमने लिखा है कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो यहां पर देखिए 4 धनात्मक पूर्णांक है और ऋण 6 ऋणात्मक पूर्णांक है। दोनों का हमने गुणा किया तो हमको प्राप्त हुआ ऋण 24, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं तो हमको ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। आइए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है 3 गुणे ऋण 5। तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा, ऋण 5 को ऋण 5 में 3 बार जोड़ेंगे। ऋण 5 धन ऋण 5 धन ऋण 5। अब इनको जोड़ लीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 15, यानी तीनों ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह के साथ आएगा, यानी ऋण 15। इसको आप लिख सकते हैं ऋण 3 गुणे 5। तो इस प्रकार से हमने सीखा, क्या सीखा? गुणन संक्रिया बार बार जोड़ने की क्रिया है और एक धनात्मक एक ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों का अगर गुणा किया जाए तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता हुआ एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जैसा कि इन दोनों उदाहरणों से जाहिर होता है। आइए हम बढ़ते हैं अगले मुख्य बिंदु की तरफ। तो बच्चों, अगला बिंदु हमारा है 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं कि कैसे 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं, इनकी सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। 3 गुणे ऋण 4, जैसा कि हमने आपको बताया था 3 गुणे ऋण 4 का मतलब 3 बार ऋण 4, यानी ऋण 4 को 3 बार जोड़ना है। यानी ऋण 4 धन ऋण 4 धन ऋण 4। तो 4 दूना 8 और 3 12, यानी 4 4 3 बार जोड़ेंगे तो 12 होगा और तीनों ही ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगा। अब 2 गुणे ऋण 4 बराबर हो जाएगा आपका ऋण 4 का ऋण 4 में 2 बार योग करना है तो 4 4 8 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ऋण 8। अब 1 गुणे ऋण 4, तो ये 1 से किसी भी पूर्णांक में गुणा किया जाता है तो उसका मान वही होता है, तो ये ऋण 4 आपको प्राप्त हो जाएगा। 0 गुणे ऋण 4, किसी भी पूर्णांक में 0 से गुणा करें तो वह 0 ही हो जाता है। अब यहां पर हम देखने का थोड़ा समझने का यहां प्रयास करेंगे। यहां पर 3 गुणे ऋण 4 हमने किया था तो हमको 12 प्राप्त हुआ। 2 गुणे ऋण 12 प्राप्त हुआ, 2 गुणे ऋण 4 किया तो हमको ऋण 8 प्राप्त हुआ। तो ऋण 8 को हम लिख सकते हैं ऋण 12 धन 4, यानी ऋण 12 में धन 4 जोड़ेंगे तो ऋण 8 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर 1 गुणे ऋण 4 आपको क्या मिला? ऋण 4 आपको प्राप्त हुआ, यानी ऋण 8 में आप धन 4 जोड़ दें तो यह ऋण 4 के बराबर हो जाएगा। ऋण धन 4 निकल जाएगा तो ऋण 4 प्राप्त हो जाएगा। 0 गुणे ऋण 4 जो आपको प्राप्त हुआ यह क्या हो जाएगा? ऋण 4 में धन 4 जोड़ दें तो 0 प्राप्त हो जाएगा।
यानी इसका अर्थ यह है कि इसमें धन 4 जुड़ता जा रहा है। जैसे ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, यहां पर ऋण 12 आया था तो फिर ऋण 8 आया, तो इसमें धन 4 जुड़ गया, इसमें भी धन 4 जुड़ गया तो यह ऋण 4 हो गया, ऋण 4 में धन 4 जुड़ा तो यह 0 हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इसका मान क्या होगा। ऋण 1 धन गुणे ऋण 4, इसका मान क्या होगा। यहां पर देखिए दो ऋण पूर्णांक आ गए, ऋण 1 और ऋण 4, तो इनका गुणा करें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा। तो फिर इस नियम के अनुसार जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। अब 0 में आप 4 जोड़ दीजिए, 0 धन 4 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। ठीक है, यहां पर क्या है, 4 4 जुड़ता आ रहा है, धन 4 जुड़ता आ रहा है। उसी पैटर्न पर यहां पर ऋण 1 गुणे ऋण 4 जब आप करेंगे तो 0 धन 4 हो जाएगा। फिर आगे आइए आप, ऋण 2 गुणे ऋण 4 आप करेंगे तो अब यहां 4 प्राप्त हुआ है तो 4 धन 4 आपको प्राप्त हो जाएगा, यह बराबर 8 हो जाएगा। ऋण 3 गुणे ऋण 4 जब आप करेंगे तो अब 8 में 4 जुड़ जाएगा, 8 धन 4 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋण 4 का ऋण 4 में जब आप गुणा करेंगे तो आपको 4 चौको 16 आएगा, लेकिन यहां पर क्या है, 12 में आपका 4 जुड़ जाएगा, 12 धन 4 बराबर 16। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। ये तो हम जानते थे, लेकिन क्यों होता है इसका कारण यह है कि जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ऋण 3 गुणे ऋण 4 तो ऋण 12 आया, 2 गुणे ऋण 4 तो ऋण 8 आया, यानी इसमें धन 4 जुड़ गया। 1 गुणे ऋण 4 किया तो फिर धन 4 जुड़ गया तो ऋण 4 आया। 0 में ऋण 4 से गुणा किया तो 0 आ गया, इसका अर्थ यह है कि ऋण 4 में धन 4 जोड़ दिया गया। फिर अब ऋणात्मक पूर्णांक आ गए, ऋण 1 गुणे ऋण 4, यानी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, हमको क्या प्राप्त हुआ, 0 में धन 4 जोड़ दिया तो 4 प्राप्त हुआ, यानी धनात्मक आपको मिला। ऋण 2 गुणे ऋण 4 किया तो फिर यहाँ पर 4 जोड़ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, यानी 8 आपको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। आइए हम बढ़ते हैं अगले मुख्य बिंदु की तरफ। आइए देखते हैं हम पूर्णांकों के गुणन में प्रगुण। पहला प्रगुण है हमारा संवरक प्रगुण, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है। तो आइए उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारा पहला पूर्णांक है 5 धन 5 गुणे ऋण 4, दोनों का आप गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20, और यह ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा 20, क्योंकि धन ऋण का गुणनफल जो होता है ऋण होता है। तो 5 धन 5 क्या है, पूर्णांक है, ऋण 4 क्या है, पूर्णांक है, और जो हमको प्राप्त हुआ ऋण 20 यह क्या है, यह भी एक पूर्णांक है। यानी दो पूर्णांकों का गुणनफल हमको क्या प्राप्त हुआ, पूर्णांक, यानी ये संवरक प्रगुण के अनुसार है। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। ऋण 4 गुणे ऋण 2, इनका गुणा करेंगे तो आपको धन 8 प्राप्त हो जाएगा, 4 गुना 8। तो ऋण 4 क्या है, एक पूर्णांक है, ऋण 2 क्या है, पूर्णांक है, बराबर हमको प्राप्त हुआ ऋण 8, यह भी एक पूर्णांक है। अर्थात यह क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवरक प्रगुण के अनुसार है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, 7 गुणे 3, तो धन 7 गुणे धन 3, तो 7 त्रिक 21, यानी धन 21 हमको प्राप्त हुआ। धन 7 क्या है, एक पूर्णांक है, धन 3 क्या है, पूर्णांक है। गुणा करने पे हमको जो गुणनफल प्राप्त हुआ धन 21 क्या है, यह एक पूर्णांक है। यानी दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। यही गुणन
की क्रिया का संवर्ग प्रगुण है। आइए हम बढ़ते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण की तरफ। क्रम विनिमेय प्रगुण जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है? पूर्णांकों के क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है। यह गुणा का क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय प्रगुण है। तो आइए इसको समझते हैं उदाहरण की सहायता से। तो 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 आप करेंगे तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 5 6 30 हो गया। आइए अब इसको क्रम को बदल देते हैं। हम क्रम को बदल देते हैं, यानी 6 को पहले लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, फिर हम 5 लिख देते हैं। तो 6 5 30, यानी क्या है? क्रम को बदल देने से गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी समान है। दोनों ही परिस्थितियों में गुणनफल क्या आया? 30 हुआ। यानी 5 को 6 में गुणा करें या 6 का 5 में गुणा करें, गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, गुणनफल समान होता है। यही गुणन क्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण है। आइए अगला उदाहरण हम देखते हैं। ऋण 8 गुणे 4, ऋण 8 गुणे 4, तो 8 चौक 32। आपको हमने बताया कि ऋण और धन का गुणा जो होता है ऋण होता है, तो ऋण 32 प्राप्त हो जाएगा। आइए अब इसका हम क्रम बदल देते हैं, यानी 4 को पहले लिख लेते हैं, 8 को बाद में लिखते हैं। तो 4 गुणे ऋण 8, तो आपको क्या प्राप्त होगा? 4 बटे 32, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, क्योंकि ऋण और धन का गुणा ऋण होता है। तो ये क्या है? ये दोनों समान हैं, समान, यानी हमने क्रम को बदल दिया। ऋण 8 में 4 का गुणा किया तो ऋण 32 आया, फिर क्रम को बदल दिया, 4 का ऋण 8 में गुणा किया तो भी ऋण 32 आया। दोनों ही परिस्थितियों में गुणनफल क्या है? समान है। यही गुणन की क्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण है, यानी दो पूर्णांकों का गुणनफल उनके क्रम को बदल देने से वही रहता है, समान रहता है, नहीं बदलता है। यही गुणन की क्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण है। आइए हम बढ़ते हैं साहचर्य प्रगुण की तरफ। साहचर्य प्रगुण जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? 3 पूर्णांकों का गुणा करते समय गुणन संक्रिया बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें, गुणनफल समान रहता है। तो 3 पूर्णांकों के गुणा करने की बात की गई है। तो आइए हम उदाहरण लेते हैं। 4 गुणे 5 गुणे 3। अब इसमें कहा गया है कि गुणन संक्रिया बाएं से शुरू करें। तो आइए हम बाएं से शुरू करके देख लेते हैं। तो बाएं से शुरू करने का मतलब क्या है कि 4 और 5 का गुणा आप पहले कर लीजिए। एक साथ हम इसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? यह 4 5 20, यानी 20 गुणे 3 आपको प्राप्त होगा। और इसका मान क्या हो जाएगा? 20 3 60, यानी इसका गुणनफल हमको क्या प्राप्त हुआ? 60 प्राप्त हुआ। आइए अब हम यही गुणन की क्रिया हम बाएं से शुरू करते हैं। बाएं से हमने शुरू किया है, यानी बाएं से 4 गुणे 5 पहले किया था, इन दोनों का गुणा करके फिर 3 का गुणा किया। अब इसको हम दाएं से शुरू करते हैं। पूर्णांक हमारे हैं 4 गुणे 5 गुणे 3 बराबर। अब दाएं से शुरू करना है, यानी 3 और 5 का गुणा पहले आपको एक साथ कर लेना है, यानी 3 का 5 में आप गुणा कर लीजिए। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, 4 बाहर है, गुणे 5 3 15 आपको प्राप्त हो जाएगा। 15 मिल गया। अब 15 का 4 में गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये क्या है कि पहले 2 पूर्णांकों का गुणा करके उसमें तीसरे पूर्णांक का गुणा करें, या अंतिम 2 पूर्णांकों का गुणा करके उसमें पहले पूर्णांक का गुणा करें। दोनों ही परिस्थितियों में गुणनफल क्या होता है? समान होता है। यही गुणन की क्रिया का साहचर्य प्रगुण है, यानी 4 गुणे 5 गुणे
3, यानी 4 5 का गुणा करके उसमें 3 का गुणा करें, बराबर होगा 4 गुणे 5 गुणे 3, यानी 5 और 3 को ब्रैकेट में ले लीजिए। दोनों ही परिस्थितियों में गुणनफल समान होता है। आइए फिर एक बार समझते हैं। गुणन संक्रिया बाएं से शुरू करें। बाएं से का मतलब 4 और 5 का एक साथ गुणा कर लिया, फिर 3 का गुणा किया। दाएं से शुरू करें, यानी 5 और 3, यानी 3 5 का गुणा कर लिया, फिर 4 का गुणा किया। दोनों ही परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि गुणनफल 60 आ रहा है। यही गुणन क्रिया का साहचर्य प्रगुण है। यानी 3 पूर्णांकों का गुणा करते समय पहले 2 पूर्णांकों का गुणा करके उसमें तीसरे पूर्णांक का गुणा करें, या अंतिम 2 पूर्णांकों का गुणा करके उसमें पहले पूर्णांक का गुणा करें, तो दोनों ही परिस्थितियों में गुणनफल समान होता है। यही गुणन की क्रिया का साहचर्य प्रगुण है। आइए हम कुछ अन्य मुख्य बिंदुओं की चर्चा करते हैं। तो कुछ मुख्य बिंदु हमारे और हैं, जिसमें पहला है किसी पूर्णांक में 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 प्राप्त होता है। यानी किसी भी पूर्णांक में 0 से गुणा करें तो 0 ही प्राप्त हो जाएगा। यानी मान लीजिए कोई पूर्णांक ऋण 6 है, इसमें हमने गुणे 0 किया तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 7 में हमने 0 से गुणा किया तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 10 में हमने 0 से गुणा किया तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी भी पूर्णांक में 0 से गुणा करें तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। अगला मुख्य बिंदु हमारा है किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। यानी किसी भी पूर्णांक में आप 1 से गुणा करेंगे तो गुणनफल आपको वही पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 से हमने गुणा किया तो ऋण 9 प्राप्त, ऋण 9 में 1 से गुणा किया तो ऋण 9 प्राप्त होगा। 225 में हमने 1 से गुणा किया तो आपको 225 ही प्राप्त होगा। 100 में हमने 1 से गुणा किया तो हमको 100 प्राप्त हो जाएगा। यानी जिस भी संख्या में हम 1 से गुणा करेंगे वही संख्या गुणनफल के रूप में हमको प्राप्त होगी। और तीसरे मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें ऋण 1 से गुणा करते हैं। तो आइए देखते हैं। 5 का योगात्मक प्रतिलोम हमको ज्ञात करना है, तो इसमें ऋण 1 से आप गुणा करेंगे। ऋण 1 से गुणा करेंगे तो यह ऋण 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी 5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5 होता ही है, हमने आपको बताया था। ऋण 10 में आप ऋण 1 से गुणा कर दीजिए तो ऋण 10 का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। ऋण का गुणनफल धन होता है तो यह धन 10 प्राप्त हो जाएगा। यानी ऋण 10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? धन 10 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। धन 25 में ऋण 1 से आप गुणा करते हैं तो यह ऋण 25 आपको प्राप्त हो जाएगा। धन 25 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 25 होगा। यानी किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अगर हमें ज्ञात करना है तो इसमें ऋण 1 से गुणा कर देंगे तो उस पूर्णांक का चिन्ह बदल जाएगा, और चिन्ह बदल जाने से वह उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। आइए अगले मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। वितरण प्रगुण या वितरण नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यह योग पर वितरण और घटाने पर वितरण, इसमें 2 प्रॉपर्टी है। तो आइए हम पहला देखते हैं योग पर वितरण नियम या वितरण प्रगुण। यह कहता है कि पहला पूर्णांक गुणे एक ब्रैकेट में दूसरा पूर्णांक धन तीसरा पूर्णांक बराबर होता है पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक। यानी पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक, बीच में धन चिन्ह, फिर पहला पूर्णांक गुणे तीसरा पूर्णांक। यानी गुणन की क्रिया योग पर वितरित होती है। आइए एक उदाहरण की सहायता से इसको हम देखते हैं। मान लीजिए पहला पूर्णांक हमारा 2 है, पहला पूर्णांक हमारा 2 है गुणे दूसरा पूर्णांक मान लीजिए 7 है और तीसरा पूर्णांक 5। इसका गुणनफल आइए देख लेते हैं। तो 7 5 12 होता है, तो 2 गुणे 12, ये बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? 12 दूना 24 प्राप्त हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो था, हमने एक उदाहरण लेकर के इसको देखा तो 24 प्राप्त हो गया। आइए अब इसे गुणा पर हम वितरित कर देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 7, पहला पूर्णांक 2 है, दूसरा पूर्णांक क्या है? 7 हो जाएगा। धन
बीच में धन का चिन्ह लगाइए, फिर 2 गुणे 5, पहला पूर्णांक 2 है, गुणे तीसरा पूर्णांक क्या है 5। अब आप इनका मान देख लीजिए जरा क्या होता है। 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 धन 5 दूना 10 यानी 2 पच्चे 10, और 14 और 10 आप जोड़ेंगे तो आपको 24 प्राप्त हो जाएगा। यानी देखिए यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड जो था हमने उदाहरण लेके देखा 24 प्राप्त हुआ, और इसको योग पर वितरित करके यानी इस नियम के अनुसार हम चले तो भी हमको 24 प्राप्त हो गया। यानी दोनों ही परिस्थितियों में गुणनफल समान होता है, यानी गुणन की संक्रिया योग पर वितरित होती है, यही गुणन योग पर वितरण प्रगुण है। आइए घटाने पर वितरण प्रगुण हम देखते हैं। यह उसी प्रकार से है, बस अंतर इतना है कि धन की जगह पे ऋण चिन्ह आ गया है, यानी पहला पूर्णांक गुणे ब्रैकेट में दूसरा पूर्णांक ऋण तीसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक ऋण, बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा दीजिए, पहला पूर्णांक गुणे तीसरा पूर्णांक। अब एक उदाहरण की सहायता से इसको भी आइए हम समझते हैं। वही हम ऊपर वाला उदाहरण ले लेते हैं। 2 पहला पूर्णांक हमने ले लिया 2 गुणे दूसरा पूर्णांक हमने ले लिया 7, फिर ऋण का चिन्ह लगेगा, तीसरा पूर्णांक हमारा 5 है। इसका मान आप ज्ञात कर लीजिए। 7 में से 5 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 आपको प्राप्त हो गया, ये 4 प्राप्त हो गया। आइए हम राइट हैंड साइड में जो लिखा है बराबर के उस तरफ उसको देखते हैं। पहला पूर्णांक यानी पहला पूर्णांक हमने 2 लिया है तो 2 का गुणा करिए, किसमें दूसरे पूर्णांक यानी दूसरा पूर्णांक 7 है तो 7 का गुणा कर दीजिए, बीच में ऋण का चिन्ह आप लगाएंगे, फिर पहला पूर्णांक लिखना है तो 2 लिख लीजिए, फिर उसके बाद गुणे तीसरा पूर्णांक यानी 2 गुणे 5 आप करेंगे। अब इसका मान आप निकालिए तो 7 दूना 14 यानी 2 सत्ते 14 आपको प्राप्त हो गया। घटाने का चिन्ह लगाइए, 2 पच्चे 10 यानी 14 में से आप 10 घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त। यानी आप देख सकते हैं कि इधर भी 4 प्राप्त हुआ और इधर भी 4 प्राप्त हुआ, यानी गुणा की संक्रिया घटाने पर वितरित होती है, यही घटाने का वितरण प्रगुण है, यानी वितरण नियम है, इंग्लिश में से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उसका चर्चा किया। पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसकी हमने चर्चा किया। अगली प्रश्नावली 3D को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।